कि तुम्हारे चाहने वालों में यार हम भी हैं, हटाओ आईना उम्मीदवार हम भी हैं। आप आके मिलेंगे सतपाल यादव सर से तो आप सीधे एक ही बार में से जान पाएंगे कि कितना जल्दी वो आपके मन से, आपके दिल से, आपके मस्तिष्क से जुड़ जाते हैं। पूरी जिम्मेवारी और पूरी मजबूती से ये सलाह मतलब हम दे रहे हैं कि आप बीएचयू वाले में इतना रिजल्ट है तो वो तो आपको देखना ही चाहिए कि इतना रिजल्ट दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली पूरी तरह से प्रूव्ड है और चीजें बहुत बेहतर तरीके से यहाँ चल रही हैं। आपको प्रोफेसर बीएचयू के ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका नॉलेज वर्सेटाइल है, हर एक एरिया में वर्सेटाइल है और बच्चों को मन को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं कि कैसे सोचते होंगे। तो बीएचयू वाला प्लेटफॉर्म अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 100% आप किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आराम से आप पहुंच जाएंगे। तुम्हें पा जाते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। अगर आप हिस्ट्री में आना चाहते हैं, हिस्ट्री से आपको प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अगर बीएचयू के आसपास है या ऑनलाइन कहीं से भी तो पूरी तरीके से कोशिश कीजिए कि बीएचयू वाले टीम से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि पता है सीयूटी पीजी 2025 का रिजल्ट आ गया है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और बच्चों का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। तो इसी कड़ी में हमने टॉपर स्टॉक शुरू कर दिया जिसमें हम बात करते हैं उन सारे विद्यार्थियों से जिनका देश के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। अगर हम बात करें अपने प्लेटफॉर्म बीएचयू वाले की तो यहाँ से सीयूटी पीजी 2025 में 100 से अधिक बच्चों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है, जिसमें हमने सबसे ज्यादा रिजल्ट जेएनयू और बीएचयू में दिया है। जेएनयू में 30 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट काफी अच्छे मार्क्स के साथ रहा है और बीएचयू में 50 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है। अगर आप भी सीयूटी पीजी 2026 का हिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारा ऐप बीएचयू वाले डाउनलोड कर लें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टॉपर स्टॉक की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हर्षित से, जिनका सीयूटी पीजी में काफी अच्छा स्कोर रहा और जेएनयू जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। तो आज जानेंगे उनकी तैयारी के बारे में, क्योंकि वो एआईसी से आते हैं और हिस्ट्री में तैयारी किया तो कैसे उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री से शिफ्ट करके मॉडर्न मिडाइवल और एंशिएंट को यहाँ पे तैयारी की और सीयूटी में काफी अच्छा स्कोर करके अब जेएनयू जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो उनसे सारी रणनीति के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं हर्षित स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि अपना छोटा सा इंट्रो आप अपने जूनियर्स को दें। और सभी साथियों को जय हिंद। हमारा नाम हर्षित है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चित्रकूट डिवीजन से गांव से आते हैं। प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन प्राथमिक विद्यालय वहीं से और इंटर कॉलेज बांदा से हुई थी। बीए ऑनर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने इसी वर्ष कंप्लीट किया है और जेएनयू में मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन हो गया है। अब वहीं से एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आगे आर्कियोलॉजी में करियर कैसे परस्यू करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे मैं हर्षित ये जानना चाहूंगा कि आपने कब सोचा कि मुझे पीजी करना चाहिए और सीयूटी का एग्जाम देना? शुरू में जब बीएचयू आए तो था कि कोई जॉब वॉब के बारे में तैयारी वारी की जाए, तो यूपीएससी की तैयारी हमने शुरू की और यही यूपीएससी की तैयारी जून में मतलब खत्म हो गई थी, यही जो पिछला जून था। इसके बाद आगे जाने के लिए सोचे कि एकेडमिक रिसर्च भी ऐसा कुछ होता है। पहले तो हमने सोचा ही नहीं था प्रोफेसर बनेंगे ये सब, तो फिर रिसर्च के लिए सोचना शुरू किया। तो सतपाल यादव सर के बारे में कई दोस्तों ने बताया कि वो तैयारी कराते हैं और हर साल बच्चे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे निकल जाते हैं, तो आप उनके गाइडेंस में तैयारी करके जेएनयू जाएं और रिसर्च में काम करें तो काफी ज्यादा आप अपने आप पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना जो सपना है पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। सतपाल यादव सर का ग्रुप बना, उसमें हम जुड़ गए। धीरे धीरे करके पूरे तरह से मन बन गया कि अब जेएनयू जाना है, ये जाने बिना कि जेएनयू से आर्कियोलॉजी होता ही नहीं। अच्छा। हाँ, जेएनयू में 3 ही हिस्ट्री कैटेगराइज है, आप जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न। आर्कियोलॉजी वहां नहीं। बिल्कुल। तैयारी शुरू कर दी, उपिंदर सिंह की बुक्स ली, शेखर बंदोपाध्याय की ली, बड़ी महाजन मेडिवल की लिए फॉलो की, तीनों 5-5, 6-6 दिन में एक गाँव गए, वहां शुरू कर दी। एनसीईआरटी की नोट्स मैंने पहले ही बना ली थी। कैसे 9 दिसंबर 21 महीने की बात है कि आपने शुरुआत की? शुरुआत हो गया था करीब नवंबर में। बिल्कुल। 1 नवंबर से गांव गए, करीब परीक्षा भी शुरू होने पहले फिर आ गए थे। पूरे नवंबर में ये सब पढ़ के खत्म कर दिया। 5 दिन में 10 दिन में, हाँ, दिन में 10-12 घंटे सिर्फ वही बुक पढ़ना है, हाईलाइट करना था। ये तीनों बुक्स खत्म हो गई। इसके बाद यहाँ 9 दिसंबर को सर ने पहली क्लास ली थी जी। पहली क्लास में हम आए, टेस्ट हुआ, 26 नंबर आए। बहुत मोटिवेशन था कि रोज क्लास करेंगे। इसके बाद 18 दिसंबर को एससी का लास्ट एग्जाम था, तो बीच का ये टर्म छूट गया जो सर ने मैनेज कराया था कि इतना तैयार करके पूछे जाए क्वेश्चन। तो इसके बाद जब हम आए 20 या 21 दिसंबर को, तो फिर अचानक ये लगा कि हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। 2-3 दिन तक आए, कुछ नहीं बता पा रहे थे। बिल्कुल। उतना कवर भी नहीं कर पा रहे, इतना याद कैसे सब लोग कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए, क्लास आना बंद कर दिया।
सर ने जो जो इंस्ट्रक्शन बताए थे यहाँ की आर्या लेनी है, एक ही बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो आर्या की मैंने फोटो कॉपी निकलवा ली। अब फोटो कॉपी निकलवा के जो उसमें ग्राफ्स बने थे ना, चार्ट बचना, उन्हें फाड़ के अलग एक फाइल में कर लिया, हर एक के फाइल में ऐसा कर लिया। तो फिर सुबह सर बताए थे कि 2-3 घंटा वही पढ़ना। तो सुबह जगने के बाद वही 8-10 बजे तक पढ़ते थे। 8-10 बजे के बाद फिर आर्या के 20 पेजेस मैंने बांटे थे। 600 पेज आर्या में टोटल है, तो 20 बांट दिए। तो एक टारगेट था कि 30 दिन में हो जाएगा, 3 दूना 6, और अगर कुछ बचेगा तो 35 दिन में तो हो ही जाएगा। ऐसे करके लाइब्रेरी आते थे, साइबर लाइब्रेरी, और सुबह से शाम तक जो आ रहा था वो नहीं लिखते थे, बाकी नोट्स में आर्या से पूरा सेम टू सेम छाप रहे थे कि ऐसा ऐसा करके पूरी नोट्स। तो 250 पेज के करीब आपने अपनी खुद की 6 नोट से बना ली, पतली पतली। 6 नोट से बनाने के पीछे रीजन ये था कि एक नोट्स एक दिन में फिर से रिवाइज कर जाएंगे, 6 दिन में रिवीजन खत्म हो जाएगा। ऐसे कर करके फिर लगातार ऐसे चलता रहा। सर जी को रोज सुनना, सर जी शुरू में आते थे क्लास के और कुछ बता के जाते थे कि यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट ऐसा करके बता के जाते थे। फिर वैसे फिर चेंज करते थे कि नहीं ऐसा और करना है। उन्होंने कहा कि सौरभ चौबे लेके आनी है, हर दिन 50 क्वेश्चन करने हैं। कहाँ 50 करने, सुबह 3 घंटे का जो टारगेट था, हाँ, तो उसमें 2 घंटे का वो हो गया अपना, जो फाड़ के रखे हैं हमने तीनों के पोर्शन अलग। और इसका सौरभ चौबे का 50 सवाल सर कहते थे 100-150 आराम से हो जाता था। एक बार कहीं करना शुरू किए, क्योंकि आर्या से वही चीजें सेम टू सेम पढ़ी थी, सेम टू सेम उसमें रखी, लगातार करते चले जाए। इसका आगे बेनिफिट्स पूरा इसी से मतलब लगभग हो गया, बिल्कुल बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के, बिना कहीं पैसा दिए हुए। तो आगे हर्षित ये बताइए कि आपके सीयूटी पीजी में कितने स्कोर हैं और जेएनयू के डिप्रीवेशन पॉइंट के मिला के आपके टोटल कितने मार्क्स हो रहे थे? सीयूटी पीजी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 194 मार्क्स फाइनल रिजल्ट्स में आए थे, और 9 जो मार्क्स है 3 पॉइंट डिप्रीवेशन मिला था, इसलिए जेएनयू में 203 टोटल स्कोर हुआ था। और चूंकि ओबीसी कैटेगरी से आते थे तो 198 उसका मेरिट गया था, और हम जेएनयू में एंसेंट हिस्ट्री में हमें एडमिशन मिल गया। ओके, हाँ हर्षित, जैसे हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री की तो बातें हो गई, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री के साथ साथ एआईसी के भी बच्चे जुड़े हैं, ठीक है? जैसे आप भी एआईसी से ही हमारे साथ जुड़े, तो मैं चाहता हूँ कि आपने हिस्ट्री के साथ साथ एआईसी का भी एग्जाम दिया था, उसमें कितने स्कोर रहे हैं और उसके बुक्स के बारे में आपने कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की, जो आपके जूनियर्स देख रहे हो उनको हेल्प हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एआईसी का जो हमने एग्जाम दिया था उसमें 125 मार्क्स फाइनल आए, जो कि काफी ज्यादा मिस्टेक की। मैंने उस पेपर में क्या किया था कि क्वेश्चन एक बार कर डाले फिर पलटे। ओके, हाँ, तो नगर वाला, ऋग्वेद वाला, वो सब गलत हो गया, बिजुल का फिजिक्स वाला था वो गलत हो गए। ऐसे इस करके 125 मार्क्स टोटल आ पाए हैं। एससी से हिस्ट्री में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 1200 एडी तक का तो एससी वाले वो पढ़ा देते हैं। बिल्कुल, इधर का बचता है तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा आप कवर करेंगे। आर्या का आप नोट्स जितना जल्दी हो सके शुरू में बना के रख लीजिए। अगर आप जुलाई के बाद भी 1-1 घंटे देना चाहें कि 2-2, 3-3 पेज आर्या के बना ले, पहले से आर्या आप रख लीजिए। अब मेडिएबल मॉडर्न में ज्यादा फोकस कीजिए, बजाय एससी के। एससी में सभी उसमें एक्सपेक्ट है वो पूरे कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। आप ये इसे कर करके मेडिएबल मॉडर्न जैसे ही आप मजबूत कर लेंगे तो बिल्कुल आसान से लगता है। स्थापत्य है तो स्थापत्य में उसके पूरी चीजें आ गई। और सबसे इसमें पॉइंट ये होता है ना कि याद कैसे हो, सिलेबस तो बहुत वास्ट है। इसके लिए क्या करना है कि आप 3-4 पेज पढ़ें, जो चीजें आपने पहले से लिख रखी हैं रिवीजन के दौरान, फिर उसे आंख बंद करके थोड़ा सा सोचिए थिंकिंग से। वो काफी ज्यादा दिमाग में बहुत जल्दी फिट होते हैं, आगे वो रिमेम्बर हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वहां डायरेक्ट याद आए थे, तो सोचे हुए थे। बिल्कुल, हाँ, अगर आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो वो रिकॉल होती है माइंड में और आपको काफी देर तक, काफी दिनों तक बल्कि याद रहती है। ठीक है, अब हम आपसे आगे ये पूछना चाहेंगे कि पीवाईक्यू आपने लगाया था और पीवाईक्यू से कितना हेल्प हुआ, उसके बारे में बताइए। हाँ, पीवाईक्यू जो लगाए थे वो पहले 2011-12 से लेकर के जो हल करवाए जा रहे थे बीएचयू वाले यूट्यूब चैनल में, तो साथ शाम को करते जा रहे थे। तो शुरुआत में वही रिपीट बार अगले साल हो जा रहे थे, तो उससे जल्दी स्कोर बूस्ट होता जा रहा था, काफी ज्यादा मोटिवेट होते थे। और पीवाईक्यू वाले भी क्वेश्चन हमें डायरेक्ट रिवीजन में मिलते थे, फिर वही मॉक टेस्ट में शाम को आ जाते थे और फिट हो जाते थे। फिर नेट जेआरएफ के जो पीवाईक्यू थे 2021 से लेकर के 24 लास्ट तक के, उन्हें मैंने जो आ रहे थे उसे छोड़ते हुए लिखते करके उसका अलग लिख डाला पूरा, क्योंकि उसे रिवाइज करके जाएंगे। पर पीवाईक्यू के हेल्प का जो इस बार का सवाल है, वो पीवाईक्यू इस बार करीब 50% से ऊपर हेल्प नहीं कर पाए। बिल्कुल, पैटर्न चेंज होने की वजह से भी था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से था, और कई सारे ऐसे उसमें 4 क्रोनोलॉजी में 4 जो पॉइंट दिए जाते हैं, उसमें से 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने सुना है। बिल्कुल, तो इसलिए पीवाईक्यू का इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से आप
तैयारी बहुत बेहतर नहीं कर सकते, आप इसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। अपनी चीजों को दिमाग में फिट करने के लिए जो आपने पढ़ा है वो लंबे समय तक बना रहा है, आप भूलें नहीं। बिल्कुल। अब मैं आगे आपसे यही सवाल पूछता हूँ कि जैसे इस बार का पिछले 2 बार से जो एग्जाम का पैटर्न था वो काफी चेंज था और काफी डीप में पूछ लिया था, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ। तो इस बार आपको कितनी समस्याएं हुई और आपने उसको कैसे फेस किया एग्जाम सेंटर पे, उसके बारे में? इस बार जो बुक्स एंड ऑथर का था, एनसीईआरटी का जो लास्ट का जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3, ऑथर के दोनों सवाल उससे आ गए थे। ओके। एथनिसिटी वाला सुमित गुहा वाला जो था, अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी भुटोलिया वाला था, वहां से सीधे फंस गए थे। ये एनसीईआरटी का फायदा हो गया, 10 नंबर सीधे उधर इंक्रीज हो गए। बिल्कुल। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो इन्हें हैंडल करने में आसानी होती है। चीन की दीवार कब बनी, आर्या के लास्ट पेज में था, आर्या का एंसेंट वाला, उसमें बिल्कुल। लास्ट वाले पेजों में सब अलग दिया अलग हुआ देशों है, की लिखा भाषा है ना, वो चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल। तो चाहे पेपर चाहे जहां से आ जाए, हाँ ये मुश्किल तो होता है कि आपको एक ही जो चारों ऑर्डर होंगे अलग अलग चैप्टर्स के होंगे, हो सकता है कि अलग अलग तीनों पार्ट हैं, मिडिवल मॉडर्न एंसेंट इनसे हैं। बिल्कुल। तो जब आप पूरी तरीके से कंप्लीट किए होंगे और रिवाइज किए होंगे तो चीजें बेहतर तरीके से बैठा लेंगे, बिल्कुल। आगे समस्या नहीं आएगी। हो सकता है अगली बार और पैटर्न चेंज करके और कठिन। बिल्कुल। ऐसा एनटीए कर सकता है, इसलिए तो आप अपनी तैयारी में मतलब बेसिक से एडवांस लेवल की हम लोगों ने तैयारी भी की थी, लेकिन इस बार और अच्छे से कोशिश करेंगे ताकि जो बच्चों की समस्या है, अचानक पेपर चेंज हो जाने के कारण, पैटर्न चेंज हो जाने के कारण जो बच्चों की समस्याएं थी वो इस बार हम लोग पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम आपसे आगे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने तैयारी के दौरान, जैसे आपने बताया कि नवंबर से आपने क्लासेस शुरू की, ठीक है, सत्यपाल सर की, तो उसके बाद आप ये बताइए कि आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ने के लिए, कि आप कितने देर पढ़ते थे और समय किस तरीके से डिवाइड किए थे, क्योंकि आप एआईएससी से आते हैं, आपको एआईएससी में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन जब आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे तो आपको 3 पोर्शन पढ़ना है, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट, तीनों। तो आप उस पर कैसे समय देते थे, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि जो आपके जूनियर से एआईएससी से भी देख रहे हो तो वो भी इसको फॉलो कर पाए। एआईएससी से हम आते थे तो एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग मैक्सिमम पोर्शन वहाँ कंप्लीट करवा दिया गया था। बिल्कुल। नुमिस्मेटिक्स होता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए थे। तो एंशिएंट में उतना ज्यादा फोकस करना नहीं था। तो शुरू में स्ट्रेटजी ये फॉलो की थी कि मेडिएवल और मॉडर्न, इनके 20 पेजेस मुझे आर्या के कवर करने थे। 10 पेजेस पर डे के हिसाब से मैं नोट्स में उन्हें अलग अलग लिखता था। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये चीजें आगे कंटिन्यूअस फॉर्म में करता चला गया। 30 या 35 दिन में नोट्स बन के मेरे पास तैयार हो गई आर्या थी। के शॉर्ट में, और आर्या के शॉर्ट नोट्स मेरे बन के तैयार हो गई थी। दिक्कत ये आई थी कि मेडिएवल मॉडर्न का पोर्शन बिल्कुल नया था, तो उसके लिए ये फॉलो करते थे कि जो मॉक टेस्ट मिलते थे तो दिन में कैसे उसे हमने पढ़ा, शाम को मॉक टेस्ट दे दिया तो पूरा दिमाग में एज टू एज सेव हो जाता था हमेशा के लिए। ऐसा इसमें अप्लाई किया और बार बार रिवीजन करने से उतना मुश्किल हुआ नहीं, याद हो गया। ओके, तो ठीक है। अब ये बताइए कि आपने कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल की, जैसे आपने बताया आर्या के नाम भी, कि आर्या के 10 पेजेस मॉडर्न मिडाइवल के बांट के रखा था, लेकिन आर्या के अलावा भी कोई बुक्स आपने पढ़ा था ऑथेंटिक बुक, और आप अपने जूनियर्स को सलाह देंगे कि आप आर्या के अलावा भी इस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं? आर्या के अलावा एक बहुत ज्यादा सोच लेने वाली बात है और जरूरी बात है कि आप एनसीईआरटी के कम से कम 12th के तीनों पोर्शंस के नोट्स बना ले, ब्रीफ में हाईलाइट करके एक बार पढ़ लें, दोबारा नोट्स बना लें। उससे काफी ज्यादा बेसिक तो कंप्लीट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस बार भी आए थे, आगे भी आएंगे, सभी रिलेवेंट रहेगा। आर्या के साथ साथ एनसीईआरटी का मैंने नोट्स तीनों का बना लिया था। इसके बाद सौरभ चौबे का जो था उसका पूरा हल किया था। उसका जो नीचे इंट्रो दिया रहता था ना, उसे भी डिटेल से पूरा पढ़ते थे और बस इतना ही करते थे। मॉक टेस्ट, आर्या की बुक्स और सौरभ चौबे, एनसीईआरटी, इनके अलावा और ज्यादा गए ही नहीं। लास्ट में सर ने बताया था ना कि एजीपी के एजीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, चलो छोड़ो, छूना ही नहीं, नहीं छुआ फिर उसे। नुकसान भी हुआ उसका, पर ठीक है, चीजें हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जेएनयू में एडमिशन हो गया। ठीक है, अब हम आगे आपसे ये बात करते हैं कि जैसे कि बुक्स आपने बता दी और टाइम टेबल ही बता दिया कि मैं अपना टाइम डिवाइड कर लिया था, 10-10 पेज ऐसे पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट लगाना और मॉक टेस्ट होता जाता था। अब ये बताइए कि जैसे आपने एआईएससी का भी एग्जाम दिया और आपने पहले भी बताया कि एआईएससी जेएनयू में नहीं है, तो फिर आपने एक बार में ये नहीं सोचा कि अगर एआईएससी जेएनयू में नहीं है तो मुझे एनसीएंट से क्यों जेएनयू में एडमिशन लेना चाहिए? हाँ, एनसेंट से लेने का ये था कि शुरू से ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। ओके। हाँ, कि पॉलिटिक्स के बारे में कहीं ना कहीं विचार था कि अन्य चीजें छूट जाए, इसमें थोड़ा सा आगे बेहतर कर लें। तो जेएनयू का ये था कि एंशिएंट हिस्ट्री होता होगा तो आर्कियोलॉजी भी ऐसा करके होता होगा। दर से बात हुई, बाद में नहीं था, तो थोड़ा सा फिर बाद में डायलेमा में फिर फंस गए। बिल्कुल, आर्कियोलॉजी छूट जा रही है, आर्कियोलॉजी से बढ़िया आगे कैरियर है, आप डायरेक्टर म्यूजियम बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कई सारे पोस्टेज होती हैं।
फिर आगे चल के मन बनाया और सर से बहुत बात करने के बाद सलाह कई बार लिया जाके सत्यपाल यादव सर से कई बार सलाह लिया, ग्राउंड्स में भी मिले थे, सचिन तिवारी सर है हमारे एनसीईआरटी के, राजेश सोनटक के मैम है, उनसे सलाह लिया तो कहा कि नहीं आपका एक पेपर होता है, एक या दो पेपर जेएनयू में होते हैं आर्कियोलॉजी के, उसकी बेसिस पे आर्कियोलॉजी पोस्ट में वो डिमांड किया जाता है कि एज ए एमए में आपका एक सब्जेक्ट हो और आप आर्कियोलॉजी में आके डिप्टी आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, सब पोस्टें आप आगे क्लेम कर सकते हैं। तो फिर दोनों सुटेबल लगा कि वहाँ का रिसोर्सेस काफी ज्यादा फैसिलिटीज भी हमें मिल जाएंगे जेएनयू की, और वैसा माहौल भी मिल जाएगा, और रिसर्च के लिए तो हब है ही जेएनयू, बिल्कुल, इसलिए हम वहां जाने के लिए फिर ऐसा करके प्लान अपना कन्वर्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे आपसे बात करते हैं कि कितना देर आप मैक्सिमम पढ़ते थे, कितना देर मतलब सीयूईटी पीजी के लिए आप कितना देर समय देते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, सीयूईटी पीजी के लिए एग्जैक्ट टाइम जो लेस मतलब लोअर लिमिट थी और 7 आवर थी, 7 आवर से नीचे नहीं करते थे। फिर रात में 12-1 बज जाए तो ठीक है, अपना जैसे करके अपना थकी लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, थकान लगेगा, पर उसे हम पूरा करेंगे। सुबह शुरू के 3-4 घंटे सुबह के हो ही जाते थे, फिर दोपहर में लाइब्रेरी चले गए, क्लासेस अपनी की जो करनी थी, फिर 3-4 घंटे 5-6 बजे तक ये हो जाता था। फिर रात में 3-4 घंटे ऐसे दे करके पूरा बांट लेते थे। मॉक टेस्ट जनरली शाम को ही करते थे, पर क्या हुआ था कि शुरू के मॉक टेस्ट छूट गए थे कुछ, तो लास्ट में मेरे पास 2 मॉक टेस्ट हो गए थे, दो सबके। फिर सुबह टाइम पिछले वाला अटेंड कर लेना जो छूटा हुआ है, शाम को जो नया वाला एड हुआ है उसमें कर लेना। हाँ, ऐसे करके समय 7 घंटे का लोअर लिमिट था, अधिकतम जो हुआ है 14 आवर्स तक हुआ है। जब लास्ट एग्जाम था तो 14 आवर तक पहुंच गया था। तो आप 14 घंटे में किस तरीके से पढ़ाई करते थे, और आप क्या लगता है कि आपके हिसाब से कितने महीनों की तैयारी से आप सीयूईटी में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? 2 कैटेगरी तो स्पष्ट रूप से बटी हुई है, उसमें कोई कि जो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एक दूसरे जो नहीं है, बिल्कुल, जो दूसरे नहीं है तो उन्हें बेसिक चीजें भी समझ नहीं होगी, लंबे समय से उन्होंने छोड़ा था, शायद साइंस बैकग्राउंड से बिल्कुल, तो उनके लिए तो 6 मंथ या 7 मंथ चाहिए ही, बिल्कुल, 2-3 महीने में समझें फिर अपना आर्य शुरू करें, ऐसे करके। और जो इस बैकग्राउंड से है उनके लिए अगर 2 महीने या 2.5 महीने मिल गए प्रॉपर वे में, और रिवीजन जो अपना उन्होंने नोट्स बनाई है विद मॉक टेस्ट करते हैं, क्योंकि आप ऑल एडमिशन थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है आपके लिए। हाँ, आप रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगातार 7-7 दिन, भले आपने आज थोड़ा सा पढ़ा है आर्य का, उसको उतना पढ़ लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे, आगे इतना हेल्प करते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपकी उस पढ़ने की कोई मतलब नहीं निकलती है। तो इसलिए बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म ने, जैसे कि आरसित ने बताया कि ये इनके पास इतने टेस्ट हो गए थे कि एक सुबह लगाते थे, एक शाम को टेस्ट लगाते थे। बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म ने 95 से ज्यादा टेस्ट ऑनलाइन कराया है, और ऑफलाइन अगर मिला दे तो 100 से ज्यादा टेस्ट हमने प्रोवाइड कराया है बच्चों को। ठीक है, अब हर्षित हम डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे ही आते हैं कि जैसे आपने खुद ही बताया शुरू से ही पूरे इंटरव्यू के दौरान कि मॉक टेस्ट आप लगाते थे, तो मॉक टेस्ट से कितना हेल्प होता था, और जो मॉक टेस्ट का जो क्वालिटी था हमारा जो प्रोवाइड हम कराते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही तरीके से बात यही है कि मॉक टेस्ट का जो लेवल था 100% मिल पाना बिल्कुल असंभव टाइप है। तो जो पूरा रियलाइज किया पेपर देने के बाद, पेपर देने के पहले 70 से 80% मॉक टेस्ट का वहां पर पूरा हेल्प हुआ है। करीब 50 से 55% तो सीधे क्वेश्चन उसी से रखे हुए, जो हमने जाकर देखा वहां पर, वहां हल किए। एक क्वेश्चन हल करते थे वहां पर जो स्क्रीन में, और लगता था जल्दी दूसरा आ जाए, दूसरा भी हल कर दिया, तीसरा जल्दी से आ जाए, ऐसे कर करके पूरा क्वेश्चन हो गया। 71 क्वेश्चन अटेंड कर दिए। हाँ, वो वाले भी अटेंड कर दिए जो क्रोनोलॉजिकल बेट्स थे, उनमें 3 आते थे, 1 नहीं आता था, एक के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे हम कहाँ लगाए। ऐसे कर करके वो भी काफी सही हो गया। ये मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है। तैयारी के साथ मॉक टेस्ट अगर नहीं करते हैं आप तो बहुत लंबी तैयारी खींच सकती है, डिमोटिवेट हो सकते हैं कि पुराना भूलता जा रहा है, आगे आप पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। आप साथ साथ मॉक टेस्ट उन्हें जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे आगे ये डिमोटिवेशन पे ही बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप भी तैयारी के दौरान, या कोई भी बच्चा अगर सीयूईटी पीजी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, तो उसके अंदर ये एक रहती है कि आगे तो पढ़ते जा रहा हूँ, पीछे का मैं भूल रहा हूँ, या फिर मार्क्स कम आना, या फिर कोई ना कोई परेशानी आती है तो डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आप डिमोटिवेट होते थे तैयारी के दौरान तो आप क्या करते थे और उससे बाहर कैसे निकलते? ये कई दफा हुआ है। दफा क्या कि 10 दिन में, 15 दिन में हो जाता था। जब कंप्लीट नहीं कर पाते थे और मॉक टेस्ट में कम नंबर आ जाते थे, अक्सर ऐसा होता था, तो उसके बाद क्या करते थे कि बंद कर देते थे, उससे करके गाना सुनना, शायरिया लिखना। आमतौर पर क्या होता है जब डिमोटिवेट होता है ना, शरीर थोड़ा गर्म होता है, उस तरह होता है, मेरा शरीर ठंडा होता है,
अच्छा घर में बात करते थे, ओढ़ के सो जाते थे। छोटा भाई भी कुछ समय आ गया था तैयारी करने, तो अच्छा ओढ़ के सो जाते थे। बताता था घर में कि ठंडी बहुत तेज लग रही है। ओके घर में भैया समझाते सब लोग कि ऐसे ऐसे करो और चीजें आसान हो जाएंगी। एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है, तो निश्चितता तो कुछ हो नहीं सकती कि बिल्कुल हम निश्चित कर लेंगे हमारा जिले में हो ही जाएगा। ओके 18,000 20,000 लड़के फॉर्म डालते हैं और इतने लड़कों का हो ही जाएगा। वो शायरियां सुनते थे कैसे कि तुम्हारे चाहने वालों में यार हम भी हैं, हटाओ आईना उम्मीदवार हम भी हैं। वाह वाह ऐसे करके शायरियां सुनते थे काफी सारे। डिमोटिवेट होना होता था तो और एक शायरी बहुत आती थी जो काफी प्रसिद्ध रही है ना, कि तुम्हें पा जाते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। ओ वाह 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 ऐसा समझते थे। बिल्कुल। तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि शायराना अंदाज है हर्षित का, और काफी अच्छे शायरी इन्होंने हमें भी बैक कैमरा इन्होंने सुनाया, और काफी अच्छे विद्यार्थी हैं। तो अब हम आगे आते हैं कि जैसे थोड़ी सी अब अपनी बातें कर लेते हैं। हाँ। जैसे कि सीयूटी पीजी के दौरान वर्चुअल प्लेटफॉर्म का कितना योगदान रहा आपके तैयारी के जर्नी में, और उसको और क्या बेहतर करना चाहिए, ये चीज। और दूसरा कि मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर सत्यपाल सर का सपोर्ट कितना रहा आपको और उससे कितना लाभ हुआ, ये दोनों बारे में। हाँ, सीयूटी पीजी की तैयारी शुरू से लेकर के लास्ट तक, अगर पूरी तरह से मैं बात करूं कि क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कब खाना खाना है, कब कब सोना है, ये सब चीजें तो सर के गाइडेंस से ही पूरी तरह से हुई। बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म का योगदान लगभग 90 to 95%, 100 में भी पूरी तरह से नहीं कह सकता। अपने से थोड़ा सा जो किया है, थोड़े भाई भैया ने बताया ऐसे करके ऐसा योगदान रहा इसमें। सबसे ज्यादा एक बेर लोग समझते हैं कि फ्री में करवा रहे हैं, तो उनमें आता वाता नहीं है। कई दोस्तों से शुरू में वो कहते थे, कमेंट करते थे दूसरे में कि अरे वहां से नहीं फंसता वसता है, हम पैसे देंगे, जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में पैसे देंगे तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो ये पूरे जिम्मेवारी और पूरी मजबूती से ये सलाह मतलब दे रहे हैं कि आप बीएचयू वाले में इतना रिजल्ट है तो वो तो आपको देखना ही चाहिए कि इतना रिजल्ट दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली पूरी तरह से प्रूव्ड है और चीजें बहुत बेहतर तरीके से यहाँ चल रही है। आपको प्रोफेसर बीएचयू के ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका नॉलेज वर्सेटाइल है, हर एक एरिया में वर्सेटाइल है, और बच्चों को मन को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं कि कैसे सोचते होंगे। तो बीएचयू वाला प्लेटफॉर्म अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 100% आप किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आराम से आप पहुंच जाएंगे। इसमें जहां तक सुधार की बात है, तो अभी कैसे बच्चों से ज्यादातर जुड़ना, बिलीव का बस इतना ही बचा है जो आगे करने का। बिल्कुल, बच्चों के तक पहुंचने का प्रयास करना है, इतना ही बचा। बिल्कुल, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में हम बच्चों से ज्यादा संपर्क करें और बच्चों तक पहुंचाएं अपने प्लेटफॉर्म को, ताकि उनको भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाए। बीएचयू वाले का प्लेटफॉर्म है, जो बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे आप बच्चे जुड़े हुए हैं। आप जैसे हर्षित देख सकते हैं, आप प्रतीक देख सकते हैं, जो कि एक आम घर से एक आम बच्चा उठ के AIR 1 रैंक लाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैंक होल्डर्स हैं और साथ ही साथ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट देके आप देख सकते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी हम दोनों से कोई भी फेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप भी सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े। और मैं जाने से पहले एक सलाह आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि आपके जो जूनियर्स देख रहे हैं, जैसे जो आपके AIC से हो सकते हैं, आपके कलीग्स जो आपसे बात भी कर रहे होंगे, या फिर हिस्ट्री से ही जो बच्चे देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई ये गलती तुम मत करना, शायद मैंने ये तैयारी के दौरान गलती कर दिया जिससे मेरे मार्क्स कम हो गए, तुम मत करना। अगर आप हिस्ट्री में आना चाहते हैं, हिस्ट्री से आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अगर बीएचयू के आसपास है या ऑनलाइन कहीं से भी तो पूरी तरीके से कोशिश कीजिए कि बीएचयू वाले टीम से आप जुड़ जाएं। ये वेट नहीं करवाते हैं हम, कैसे कि आपको 10 मिनट बाद आएगा, 15 मिनट बाद आएगा, उसके पहले ही पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। समय से पहले ही आप सोचते रहेंगे ना कि लेट हो रहा है, 10 सेकंड का लेट हुआ, 10 सेकंड का लेट भी नहीं देते हैं। आप इनसे जुड़ जाए और रिसोर्सेस में एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है, सर जितना बताते जाते हैं उतना फॉलो करना है। आप बीएचयू के हैं आसपास में तो क्लास मिस नहीं करनी है, ऑफलाइन एक ही प्रयोग को बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। जीवन को प्रयोगशाला हमें नहीं बनाना है कि लेबोरेटरी हम बना के रख दें कि अब तो हो ही जाएगा। हमें शुरू महसूस होता है ना कि हम घर से भी तो कर सकते हैं, वहां सर जी सिर्फ सवाल ही तो पूछवा रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे प्रयोग नहीं करना है, आपको क्लास आना है, 1-2 घंटे क्लास है। आप इससे क्या होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं होगा, आप एलोननेस फॉलो नहीं कर, जो मैं अपने आप को फील करता था बहुत अकेला। फिर शाम को यहाँ ग्राउंड में आता था, बैठे थोड़ा सा घूमा जाए, दौड़ा जाए, फिर ऐसे करके और क्लास आता होता तो पूरा यकीन है मुझे कि स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका। बिल्कुल,
बिल्कुल दिमाग में और चीजें काफी छप गई होती हैं। बिल्कुल। और क्लास आने की बहुत सारी अपनी प्राथमिकता अलग है, क्योंकि डॉक्टर सतपाल सर 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं बच्चों से खड़ा करके। अगर बच्चे किस पोर्शन में बच्चों को परेशानी हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हर एक जानकारी बच्चों से लेना। और काफी जो चीजें ऑनलाइन नहीं हो पाती हैं, कैमरे पे नहीं हो पाती, उस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में होती है। तो डॉक्टर सतपाल सर भी, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं, या फिर हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पुराना रिजल्ट उठा के भी देख लीजिए, सीयूईटी पे अगर हिस्ट्री से बात करें तो जो ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं या फिर ऑफलाइन बच्चे आकर जुड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट काफी बेहतर रहा है, ना कि ऑनलाइन माध्यम से। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे खोजते रहते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। ऑफलाइन क्लासेस आने के आपको बहुत सारे तमाम फायदे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आपसे हर्षित ये पूछना चाहेंगे, जो जिन बच्चों का अगर नहीं होता है एग्जाम में, अगर वो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि तैयारी कर नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में ये अपने जूनियर्स को सलाह जो देना चाहेंगे वो है। हाँ, दोनों के लिए जो दोस्त को नहीं हुआ, कई दोस्त काफी ज्यादा डिमोटिवेट हुए और कहने लगे हमने भी मेहनत की थी, तुम्हारा हो गया, हम भी आएंगे जेएनयू घूमने, ऐसा कहते हैं। तो इसमें एक है कि जिंदगी तमाम मौकों से भरी हुई है, किसी भी हार को ढूंढने के बजाय जरूरी है सफर में आगे बढ़ना, कोशिश करना, उठकर फिर खड़े हो जाना। बिल्कुल, किताबें इकट्ठा कीजिए, लोग इकट्ठा कीजिए, सफर में आगे बढ़िए। जो सफर में आगे बढ़ेगा उसे पता चलेगा ना कि आगे और कितना रास्ता हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे लोग मिलेंगे। और 3-4 चीजें जो कि है हमेशा करना है। बिल्कुल, पहली चीजें आपको डायरी बनानी है। बहुत कम लोग होते हैं एक फीसदी उससे भी कम जो डायरी लिखते हैं। डायरी में क्या लिखना है, जो आपको अच्छी गाने लग गए, ऐसी साड़ी लिख गई, आपका आज का मौसम कैसे, किन अच्छे लोगों से आप मिले थे, आपके प्लान्स क्या है, आपका सिलेबस क्या है, इन सब चीजों को आपको लिखना है। एक्सरसाइज रोज करना है। आप एक्सरसाइज जानते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, योगा जानते हैं, योगा कीजिए, घूमने जाना चाहते हैं, घूमने जाइए। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट होता है ना कि आपका हेल्थ खराब हो गया, आपकी तैयारी रुक गई। बहुत दोस्तों के साथ ऐसा होता है, बुखार आ गई, 10-15 दिन गैप हो गया। तो एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो इस ज्ञान का क्या करेंगे, इस प्रसिद्धि का, इस सफलता का कोई फिर आगे विशेष मतलब रहेगा नहीं। तो इन चीजों को सब साथ साथ लेकर जाइए, दूसरों की भावनाओं को समझिए, बजाय इसके कि दूसरे से हम तुलना करें। वो भी हमारी तरह की समस्या में ही फंसा हुआ है, कोई विशेष उसकी अलग भावनाएं नहीं है, ना वैसा विशेष की रियाय करता है। एक जैसी चीजें हैं। आइए सब लोग मिलकर के दुनिया को पहले से सुंदर बनाते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। इसलिए यही कहेंगे। अब मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है। हाँ, बिल्कुल तैयारी आपने की, ठीक, मेहनत आपकी है, सपोर्ट भी एक्चुअली प्लेटफॉर्म का था, मार्गदर्शन डॉक्टर सत्यपाल सर का था, यस, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका श्रेय अगर आप किसी को देना चाहें, आपके माता पिता हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि आपको जैसे सबकी शरीर गर्म होती है, आपकी शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो फिर भैया सपोर्ट करते थे, या फिर घर पे माता पिता से बात कर लेते। तो आप सपोर्ट के लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगर शायद आप नहीं होते, माता का सपोर्ट नहीं होता, पिताजी का सपोर्ट नहीं होता, भैया का कॉल नहीं आता, तो शायद मैं परेशान ही रहता। कि सीयूईटी पीजी के लिए 100% ज्यादा कर लीजिए। सत्यपाल यादव सर, बीएचयू वाली टीम, और पूरे मजबूती और पूरे जिम्मेदारी से, जो पहले भी मैंने दोहराया है उससे मैं कह रहा हूँ। और सीयूईटी पीजी की जो डायरेक्शन उन्होंने दी, रिसर्च के लिए आपको जेएनयू जाना है। अगर वो नहीं होते, हर 2 दिन में 3 दिन में ना बताते कि ये गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना, थोड़ा पंक्चुअल बन जाइए। बार बार डांटते थे कि अब तो समय से आ जाया करिए। मुझे याद है मैं 5 मिनट लेट आया था, 2 दिन तो दोनों दिन डांटे, यार फिर ये लोग लेट आ गए। बिल्कुल, तो इस सर जी को पूरा सतपाल यादव सर जी को जाता है, शिवम भैया को जाता है, सानू दीदी को जाता है, हर समय रिप्लाई। आप जब मैसेज करेंगे थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई आएगा। कोई भी आप समस्या में फंसे हैं, कैसे आप किए हैं, पूरे मन से आपसे जुड़ते हैं, पूरे भावनाओं को समझते हैं। इन पूरे प्लेटफॉर्म को उन्होंने जितनी मेहनत की आज तक, उन्होंने मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए, हर एक इंफॉर्मेशन समय से पहले तुरंत उपलब्ध करा देना, किसी दूसरे चैनल में जाके देखना ही नहीं, सीधे नोटिफिकेशन आ गया है कि जाके ग्रुप में देख लीजिए कि आ गया है आज सीयूईटी पीजी का फॉर्म आ गया, जेएनयू का आ गया, आंसर किया गया, ये सब चीजें उन्होंने उपलब्ध करवाई। सत्यपाल यादव सर, आप आके मिलेंगे सत्यपाल यादव सर से तो आप सीधे एक ही बार में से जान पाएंगे कि कितना जल्दी वो आपके मन से, आपके दिल से, आपके मस्तिष्क से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, उनको बहुत आभार कहते हैं। जब भी सुनेंगे उनसे, हम मिलेंगे। अगर आप नहीं होते तो निश्चित रूप से ये स्कोर छोड़ दीजिए आप, हम आर्य के बारे में भी नहीं जानते थे। हाँ, उन्होंने इतनी मदद की। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक शायराना अंदाज में हर्षित कुछ अलविदा कहें इस वीडियो की समाप्ति के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हर्षित एक शायरी और जो अपने जूनियर्स को आप डेडिकेट करना चाहेंगे, जो मेहनत करें और आपके इस शायरी से वो काफी मोटिवेट होके थोड़ा सा, उसके बाद गाकर सुना दे कोई। हाँ, कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते।
हाँ, उनका दुष्यंत कुमार जी का है बहुत ज्यादा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सभी को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही बीएचयूएल ऐप से जुड़ जाए। बीएचयूएल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।